नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं एक प्यारी सी क्लास। चलिए भाई तो शुरू करते हैं आज की एक प्यारी सी क्लास। और इस क्लास में हम लोग बढ़िया तरीके से 20 क्वेश्चंस करेंगे। और ये 20 क्वेश्चन का सेट नंबर 7 रहने वाला है। यानी इससे पहले हम 6 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि भैया जी एसएससी जीडी में तो हिंदी पूछी जाती है, ये इंग्लिश कहाँ से आ गई। तो मैं आपको बता दूं, असल में जो एक आपका लैंग्वेज वाला पेपर होता है उसमें आपके पास चॉइस रहती है। आप चाहें तो हिंदी के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए या इंग्लिश वाले कर दीजिए। तो ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हालांकि अगर आपको ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको एक बार करा चुका हूँ। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है सी इज वन ऑफ डैश वॉन द अवार्ड। वन डैश वॉन द अवार्ड। अब इसमें क्या होगा बताइए। कह रहा है सी इज द वन, वो उनमें से एक है जिसने अवार्ड जीता था। अब आप मुझे बताओ, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि ये क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। और रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो विच होता है वो थिंग्स के लिए आता है। और बाकी जो ये तीनों दे रखे हैं ना, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन के ही अलग अलग वर्जन हैं, जो कि सीधे सीधे किसी भी पर्सन को डिनोट करने के लिए, यानी पर्सन को किसी दूसरी क्लाउज में रिलेट कराने के लिए आते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सा कहाँ यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कभी पोजीशन की बात करनी है तो आप हुज़ का यूज़ करेंगे। कभी ऑब्जेक्टिव केस में अगर आपको बात करनी है तो आप होम का यूज़ करेंगे। और अगर आपको सब्जेक्टिव केस में बात करनी है तो आप किसका यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे। अच्छा, फिलहाल यहाँ हमें क्वेश्चन में यहाँ सब्जेक्ट की नीड है, क्योंकि दिए गए क्वेश्चन में बॉर्न वर्ब हमें दे रखी है। तो सब्जेक्ट की नीड है, इसी वजह से हु का कौन सा वर्जन आएगा तो आप तुरंत बता देंगे भैया जी यही वाला आएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तो इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एंटोनियम बताना है एसोट्रिक वर्ड का। एसोट्रिक वर्ड का एंटोनियम बताना है। देखो, एसोट्रिक का मतलब होता है सन की, मतलब एक तरीके से अनयूजुअल आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं प्यारे साथी, अनयूजुअल आप इसको कह सकते हैं, उसको एसोट्रिक बोला जाता है। बाकी अगर हम वर्ड्स की बात करें तो इसमें 3 वर्ड जो ऐड किए गए हैं, जैसे क्रिप्टिक हो गया, आर्कन हो गया, अब्ट्रूज हो गया, ये तीनों ही वर्ड गुप्त यानी कि सीक्रेट के सेंस में आते हैं। तो तीनों के तीनों वर्ड आपके ख़त्म हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं होता। मैंने बताया एसोट्रिक का मतलब होता है समथिंग इज़ अनयूजुअल, यानी कोई ऐसी चीज़ जो असामान्य है। तो उसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, कोई सामान्य चीज़, यानी कॉमन आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। समझ पा रहे हैं बातों को। आ जाइए नेक्स्ट। देखो, मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में प्यारे साथी सीधा क्वेश्चन पढ़ो, उसकी एक्सप्लेनेशन दो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। आप भी आंसर लगाते रहिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अगर आपको ध्यान होगा तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, देख लो। मैंने कहा था सारे के सारे रीसेंट वाले क्वेश्चन ही मैंने आपको कराए हैं। हर सेट के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन रहते हैं वो सारे के सारे PYQ रहते हैं, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट वाले। समझ गए। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, उस दिन मैं थोड़ा सा ये रिक्रिएशनल जो वर्ड है इसके बारे में शायद कुछ बातें छूट गई थी बताने के लिए, तो वो मैं आज बता दूंगा। क्वेश्चन आपने पढ़ा है, सी डिसाइडेड टू गो ऑन या ए या फिर एन वेकेशन। अब वेकेशन का मतलब होता है बेसिकली जब आप छुट्टी पे जाते हैं तो उसी को वेकेशन कहा जाता है, यानी ड्यूटी टाइम ऑफ होता है तो उसको हम बोलते हैं वेकेशन। अब उसके लिए अगर आप देखोगे, नोटोरियस मैंने बताया था गुमनाम होता है। एक्सपेंडेबल कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप क्या कर सकें, उसको एक्सपेंड कर सकें, उसको बढ़ा सकें, इनलार्ज कर सकें, वो सारी चीज़ें। तो ना तो आपका ये आंसर बनेगा, ना ही ये, और ना ही ये ट्रॉपिक वाला। जो वेकेशन होता है वो बेसिकली रिक्रिएशनल वेकेशन होता है। मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों है। देखो, रिक्रिएशनल वेकेशन एक फ्रेज़ होती है जिसका मतलब होता है जब आप आराम के लिए छुट्टी लेते हैं, ठीक है। रिक्रिएशनल वेकेशन जो होता है इसका पूरे का मीनिंग होता है आराम के लिए ली गई छुट्टी, ली गई छुट्टी, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। ये आपको ना पता है क्या करना है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट को पूछा किस तरीके से है। क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, लेकिन उसको पूछा है स्पेलिंग एरर वाले तरीके से। यानी आपको एक स्पेलिंग दे दी है और उसमें पूछा है कि भाई ठीक कर दो, यानी गलती दे रखी है उसको ठीक कर दो। करेंगे भाई ठीक। देखो, जो सेबी स्पेलिंग होती है बेसिकली उसमें डबल बी बनता है, लेकिन इसमें डबल बाय कर रखा है, बस यही गलती है, बाकी ठीक है। तो टेक यही होता है, यहाँ टेक की स्पेलिंग गलत कर रखी है, यहाँ सेबी की स्पेलिंग गलत कर रखी है, यहाँ भी गलत है सेबी की स्पेलिंग। ठीक है। और तो 3 ऑप्शन तो कट ही गए भाई। मैंने क्या कहा था, जब भी स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर क्वेश्चन स्पेलिंग एरर का है तो आपका पहला फोकस होना चाहिए राइट स्पेलिंग ढूंढने का। यानी आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है और ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालना है। जैसे टेक सेबी, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये ईडीएम आपको दे रखी है, इस ईडीएम का मीनिंग बताना है। वाइड वंस टाइम, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इस ईडीएम का मतलब होता है सही समय का इंतजार करना, यानी कि हम कह सकते हैं मौके का इंतजार करना, उसी को कहा जाता है वाइड वंस टाइम, मौके का इंतजार करना। ठीक है, मौके का इंतजार करना, ये इसका क्या होता है, मीनिंग होता है। तो आप देखो यहाँ पे दे रखा होगा टू वेट पेशेंटली फॉर एन अपॉर्चुनिटी, तो मौके का एकदम धैर्य बना के इंतजार करना क्या कहलाता है, बाइड वंस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे ना सीधे सीधे आपको बोल रखा है एग्जामिनर ने कि भाई आपको इनकरेक्ट यूसेज वाला सेंटेंस पकड़ना है जिसमें एडवर्ब गलत दे रखी हो। डायरेक्शन को पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। डायरेक्शन सीधा बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट यूसेज ऑफ एन एडवर्ब, यानी आपको वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जिसमें इनकरेक्ट एडवर्ब यूज हो रखी है। अब आप मुझे बताओ कहाँ पे दे रखी है भाई, वी आर हार्डली एवर लेट फॉर ऑफिस, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दे आर यूजुअली लेट फॉर वर्क, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे हैं महेश एंड मुकेश आर ऑलवेज लेट फॉर वर्क, ये भी बिल्कुल ठीक है। और भाई जब 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो चुके हैं तो जो बच गया वही गलत होगा। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि आंसर आपका डी वाला क्यों बना। भाई इसमें अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो कह रहा है चांदनी इज लेट ऑफन फॉर वर्क। भाई ऑफन अपने आप में क्या होती है, जल्दी से ज़रा मुझे बताओ। तो आप तुरंत बताएंगे भैया जी जो ऑफन होती है ये एक एडवर्ब होती है, और एडवर्ब के अंदर भी अगर हम थोड़ा सा टाइप में इसके घुसें तो आप समझ गए होंगे कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितने बार हुई वो बताना। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है कौन, ऑफन। और मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि जो ये एडवर्ब होती हैं प्यारे साथी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वगैरह, इनको हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब वाला हिस्सा होता है और जो मेन वर्ब वाला हिस्सा होता है, अगर केवल मेन वर्ब है तो उससे पहले लगाएंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो उनके बीच में लगाएंगे। यानी अल्टीमेटली अगर आप बात को समझें तो जो हेल्पिंग वर्ब ये वाली जो आपकी एडवर्ब होती है ना, ये मेन वर्ब से पहले ही आती हैं। तो आप ज़रा मुझे देख के बताओ इस वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया। भाई मेन वर्ब आपकी कौन है, लिंकिंग वर्ब इज दे रखी ना, यही तो मेन वर्ब है। भाई इकलौती वर्ब है तो मेन वर्ब है, बात खत्म। क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब है तो ऑफन इससे पहले आना चाहिए था, लेकिन उसको ना बाद में रख दिया, तो यही गलती है बस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैंने जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ाया था तब क्या बताया था, मैंने कहा था या तो ये हो सकता है कि आपसे एडवर्ब बनाने में गलती कर दें, मतलब लगाना एडवर्ब वो लगा के एडजेक्टिव दे देगा, वो चीज़ वो गलती करके दे सकता है, या प्लेस ऑफ एडवर्ब का एरर दे सकता है, और प्लेस ऑफ एडवर्ब का जब एरर पूछता है तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करेंगे। कह रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजर्स अप्रोच इंश्योर दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर मेटिकुलसली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। अब इस क्वेश्चन में बताएंगे क्या आंसर होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ये तीनों वर्ड निगेटिव कॉनोटेशन के हैं। आपको याद होगा, मैं जितनी भी मैंने अब तक प्रैक्टिस कराई हैं, जो भी चीज़ें कराई हैं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ
कभी भी जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो और उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत भी अगर वोकैब यूज़ हो रही है, तो प्यारे साथी क्वेश्चन को ना कोनोटेशन से करने की कोशिश किया करो। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि भैया जी हम तो नए स्टूडेंट हैं, हमें ज़रा बताओ ये कोनोटेशन क्या होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कोनोटेशन का मतलब होता है बेसिकली जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सेंस कैसी है, क्या वो निगेटिव मीनिंग दे रहा है या पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, वो चीज़। अब जैसे मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ गया कि भाई इसके अंदर ना पॉजिटिव बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ वर्ड आने वाला है वो भी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा कंजंक्शन तो यूज़ हुआ नहीं है जो कंट्रास्ट क्रिएट कर दे दो स्टेटमेंट के बीच में, ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी यहाँ जो वर्ड आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अब इरेटिक डिसऑर्डर के सेंस में होता है नेग्लिजेंट, एक तरीके से किसी चीज़ का तिरस्कार करते हैं आप, ऐसी चीज़ होती है। और लेक्स आलसी के सेंस में होता है। तो प्यारे साथी तीनों ही निगेटिव वर्ड हैं। हालांकि एक बात बता दूं, ये तीनों वर्ड जो मैंने अभी इनके मीनिंग बताए हैं और भी इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग भी होते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो मैथोडिकल एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ये तरीका होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें आपको एंटोनियम बताना है अबेट वर्ड का। देखो अबेट वर्ड बेसिकली दो तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। पहला एक आपके सामने लिखा हुआ है और दूसरा ये होता है। दोनों ही अबेट वर्ड एकदम मीनिंगफुल हैं। इस वाले का मतलब होता है जब आप किसी को ना एकदम भड़का देते हैं, यानी कुछ गलत करने के लिए किसी को भड़का देना, वो अबेट ये वाला होता है। और ये वाला जो अबेट होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ में क्या करना, कमी करना। तो दोनों ही अबेट वर्ड के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला दिया है जिसका मीनिंग होता है कमी करना। तो एंटोनियम पूछ रहा है मतलब आप उसको बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के सेंस में इंटेंसिफाई वर्ब एकदम सही मीनिंग करेगी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी देखो सप्लाई का मतलब होता है किसी चीज़ का निकाश, एकदम मतलब वो सप्लाई कर रहा है, चल रहा है। कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ को उपयोग में लेना, यूज़ करना किसी चीज़ को। और रिड्यूस का मतलब होता है कमी करना, यानी ये अबेट का सिनोनियम होगा। ठीक है, अबेट का सिनोनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखो ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, लेकिन आपके मज़ेदार की तरीके से मैं एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि ये क्वेश्चन सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने का तरीका इतना ज़बरदस्त है, इतना शानदार तरीका है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे? जब भी आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 विकल्प दे दे, 1, 2 और ये 3, तो ऐसे केस में घबराना नहीं है और ना ही ये सोचना है कि ये कैसे होगा। बस आपको जितना सिखाया गया है, जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं वही चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास ब्लैंक दे रखा है, तो कभी भी ये जो ब्लैंक वाले क्वेश्चन आए इनको करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, वो ये है कि आपको इनके आसपास की चीज़ें देखनी है कि इनके आसपास क्या दे रखा है, आसपास क्या दे रखा है इनके। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको यूज़ क्या करना है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मुझे पता चला कि सिटी वर्ड यहाँ पे नाउन है और द वर्ड यहाँ पे आर्टिकल है, तो जाहिर सी बात है नाउन को अगर कोई वर्ड यहाँ पे आएगा तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, और नाउन को अगर मॉडिफाई करेगा तो वो वर्ड क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे भैया एडजेक्टिव होना चाहिए। और अगर एडजेक्टिव होना चाहिए पहले वाले विकल्प का वर्ड, तो भैया सी ऑप्शन आंसर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्काई क्रैपर अपने आप में एक नाउन है और मुझे यहाँ एडजेक्टिव चाहिए। समझ गई बात? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, सिटी वॉज फिल्ड विद रेस्लिंग मार्केट्स टू टावरिंग। अब आगे आप देखो इसके बाद, ठीक है ना, हाँ, एंड नैरो स्ट्रीट मेकिंग इट एन एक्साइटिंग प्लेस टू। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब मान लो जैसे मेरे को ये दूसरा वाला जो विकल्प है, ये दूसरा वाला जो ब्लैंक दे रखा है, इसको फिल करने में मुझे दिक्कत आ रही है, मैं छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा मैं इसको, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं दूसरे वाले से आंसर नहीं निकाल पा रहा तो भाई मैं तीसरे वाले से निकाल लूंगा ना। कैसे? देखो आपको मैंने बताया हुआ है, ये जो टू होता है ये बेसिकली दो काम करता है। एक तो ये प्रेपोजिशन की तरीके से यूज़ हो सकता है और एक ये इन्फिनेटिव बनाता है। अब यहाँ अगर ये प्रेपोजिशन की तरीके से काम कर रहा होता तो इसके बाद आने वाला वर्ड कोई नाउन होता। अब अगर देखो नाउन तो हमारे पास एक ही है ना, स्क्रैपर, और वो तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वो वर्ड एकदम से तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि नाउन टू स्क्रैपर डेली, भाई बात गलत हो जाएगी। टू स्क्रैपर, भाई नाउन ऐसे डायरेक्ट यूज़ कर दोगे यहाँ पे, स्क्रैपर, स्क्रैपर नाउन यहाँ के लिए नहीं है, वो गलत हो जाएगा। टू, टू डू, यानी उसकी सेंस यहाँ पे जो है वो इन्फिनेटिव की सेंस में यूज़ हुआ है। आप प्रेपोजिशन के साथ इसको, अगर आप इसको प्रेपोजिशन मान के चलोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पता है कैसे?
अगर चलो मैं मान लूँ कि ये प्रेपोजिशन है भी, तो इसके बाद नाउन आएगा, और नाउन आपके पास स्क्रैपर्स ही है, ये स्काई स्क्रैपर्स एक ही है। तो भैया ये दो दो ऑप्शन में कैसे आ गया? चलो माना कि अगर ये प्रेपोजिशन है इसके बाद नाउन आ सकता है, तो ये दो दो ऑप्शन में कैसे आ रहा है? तो दोनों ही ऑप्शन खत्म हो गए। अब जब दोनों ऑप्शन खत्म हो गए तो प्यारे साथी एक तो हमने पहले ही उड़ा दिया था, तो जो बच गया वही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को खुद भी नहीं आता था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने निकाला है वो एकदम राइट है, और मैंने उस तरीके से निकाला है, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आप भी ये तरीका बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, बस ब्लैंक के आसपास की चीज़ें देखनी है। अगर 3 ब्लैंक दे रखे हैं तो आपको लग रहा है कि उनमें से आप 2 एटलीस्ट आपको पकड़ने आने चाहिए। एक पकड़ पाओगे तो फंस जाओगे क्वेश्चन में। अगर 3 विकल्प आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें से एटलीस्ट आपको 2 पकड़ने आने चाहिए। अगर 2 पकड़ लिए तो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत कतई नहीं होगा। ये बात यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। डाउन द रोड ईडियम का आपको मीनिंग बताना है, बताइए क्या होगा? डाउन द रोड, देखो डाउन द रोड का मतलब होता है बेसिकली जो एक तरीके से आपके भविष्य में होने वाली चीज़ें हैं उनके लिए ये ईडियम होती है, भविष्य के सेंस में, ठीक है ना, इन द फ्यूचर। डाउन द रोड ईडियम का मतलब क्या होता है? इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसका आंसर करेंगे। इनकंसिस्टेंसीज वर्ड का आपको सिनोनियम बताना है। भाई डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा करो, सबसे बढ़िया बात रहती है वो। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा इनकंसिस्टेंसीज वर्ड का आपको क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है इरेगुलरिटी, यानी कोई चीज़ अलग अलग है, इरेगुलरिटी है उसके अंदर, उसी को बोला जाता है। तो अब अगर मैं आपसे बताऊं इसका सिनोनियम अगर आप देखोगे, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी अपने आप में क्या है, देखो अगर कंसिस्टेंसीज बोलता तो पॉजिटिव वर्ड होता, लेकिन उसके आगे इन प्रीफिक्स लगा के उस वर्ड को कैसा बना दिया? नेगेटिव कोनोटेशन का। अब चूंकि मेरे से सिनोनियम पूछ रहा है तो जो सिनोनियम वाला वर्ड बनेगा वो भी कैसा होगा? नेगेटिव कोनोटेशन का। तो ये बात तो तय है कि इस ब्लैंक में जो भी वर्ड आएगा वो एक निगेटिव कोनोटेशन का वर्ड होगा। तो प्यारे साथी अब लगाओ तकनीक जरा। देखो कन्फर्मेशन किसी चीज़ में एक तरीके से जब आप कोशिश करते हैं कि उसको कंफर्म कर लिया जाए, यानी आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव का वर्ड है, इसीलिए आंसर नहीं बनेगा। ट्रांसमिशन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो ये भी निगेटिव तरीके से तो कोई मीनिंग नहीं कर रहा, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, स्पेसिफिकेशन वर्ड मतलब होता है किसी चीज़ की स्पेशलिटी, यानी वो चीज़ किस चीज़ में उपयोगी है, तो ये भी पॉजिटिव लेवल का वर्ड है। इसी वजह से मेरे भाई 3 ऑप्शन पॉजिटिव वाले थे, जबकि हमें कौन सा वर्ड चाहिए था? निगेटिव वाला। तो अनुमली जो वर्ड है वो एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि अनुमली जो होता है, एनोमलीज बोलते हैं, अनुमली भी बोलते हैं, ये होता है इरेगुलरिटी के सेंस में, ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंसीज, इरेगुलरिटी, एनोमलीज, ये सारे वर्ड्स होते हैं, तो ये इरेगुलरिटी के सेंस में आता है, इरेगुलरिटी, ठीक है ना, इरेगुलरिटी के सेंस में ये वर्ड आता है। तो ए ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये क्वेश्चन फिलर के सेंस में पूछ लिया। इस क्वेश्चन में क्या है? रेफरेंस वर्ड की आपको सही स्पेलिंग बतानी है। देखो कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी आपको बोला है कि सेंटेंस में हमने ना एक गलत स्पेलिंग दी है, उसका करेक्ट वाला स्पेलिंग आप ऑप्शन में से ढूंढ के हमको बता दो। तो भाई बिल्कुल बता देंगे। देखो रेफरेंस में यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो एंस लगाया वो गलत कर दिया, यहाँ ए नहीं बनता प्यारे साथी, ई बनता है। तो रेफरेंस में तीनों जगह ई होना चाहिए, अगर आप नोटिस करोगे तो वो सी वाले ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो यही वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसमें एंटोनियम बताना है आपको डिजेक्शन वर्ड का, डिजेक्शन वर्ड का एंटोनियम बताना है। देखो डिजेक्शन का मतलब होता है बेसिकली उदास होना, यानी दुखी के सेंस में जो वर्ड आता है ना उसको बोलते हैं डिजेक्शन। सैड, ग्लूमी, सलन, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो वो उदासी के सेंस में होता है। उसका एंटोनियम पूछ रहा है। देखो मेल न्यूट्रिशन, आपको याद बता दूं, जो मेल प्रीफिक्स होता है ये वर्ड हमेशा निगेटिव सेंस में आता है। मतलब मेल जब भी आप लगाएंगे कोई भी वर्ड जो उसके आगे अगर आप मेल लगा देते हैं तो वो निगेटिव कोनोटेशन का वर्ड बन जाता है। तो न्यूट्रिशन मतलब अच्छी
डाइट है, संतुलित आहार है, लेकिन अगर उसमें लगा दिया आपने मेल न्यूट्रिशन तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी, यानी कि गलत डाइट हो जाएगी। स्टेगनेंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थिरता, यानी अगर कोई चीज़ अटक रही है एक जगह पे, स्थिरता दिखा रही है, तो उसको स्टेगनेंसी कहा जाता है। ग्लैमर का मतलब होता है आपका शौर्य या फिर यश जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, शौर्य या फिर यश जिसे हम कहते हैं वो होती है। बाकी चेयर आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा एकदम। तो डिजेक्शन का मतलब उदास होना और चेयर का मतलब होता है प्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 14 और ये ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करो। हालांकि ये क्वेश्चन भी अगर आपको ध्यान होगा तो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन पढ़ो। Can she confidently presented her findings to the committee, articulating her ideas clear and impressing everyone with her extensive research and knowledge? क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो आंसर पता करना बहुत आसान है, लेकिन उसको लगाना बहुत मुश्किल है। अब आप कहेंगे हैं भैया जी ऐसा कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो ए वाले ऑप्शन पे आपको बी वाला पार्ट दिया गया है, बी वाले ऑप्शन पे आपको सी वाला पार्ट दिया गया है, सी वाले ऑप्शन पे आपको ए वाला पार्ट दिया गया है और डी वाले ऑप्शन पे आपको डी वाला पार्ट दिया गया है। तो बहुत ध्यान से आपको आंसर लगाना है, समझ पा रहे हो ना, यानी आता हुआ क्वेश्चन गलत गलत कराने की कोशिश है यहाँ पे आपकी। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, कोई इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चन होगा नहीं आपसे, बहुत आसान है क्वेश्चन। जब आप पढ़े सी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद हर फाइंडिंग्स ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपोजिशन है, द कमिटी उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आर्टिकुलेटिंग अपने आप में देखा जाए तो एक क्लाउज को शुरू कर रहा है, यानी कि ये जीरंड है। अब अगर ये जीरंड है तो एक वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब है लेकिन है तो एक वर्ब, और अगर ये वर्ब है तो प्यारे साथी इसको मॉडिफाई करने के लिए जो मैं वर्ड लगाऊंगा वो अपने आप में एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लगा रखा है, तो आप कहेंगे भैया जी एडजेक्टिव, तो बस गलती हो गई। अब एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं ये आपसे बेहतर कौन जानता है भाई, तो क्या करेंगे, बस क्लियर का अंदर एल बाई ऐड कर देंगे, आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा, तो क्लियरली होगा एकदम। तो फिलहाल अगर आप देखोगे किस वाले पार्ट में एरर दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया जी देखो ये ए वाला पार्ट है और ये बी वाला पार्ट है। बी वाला पार्ट किस ऑप्शन पे दे रखा है, तो आप कहेंगे ए वाले ऑप्शन पे बी वाला पार्ट दे रखा है, यानी मेरा जो आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन होगा। इतना आराम से मैंने ये क्वेश्चन क्यों बताया, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लगाने में दिक्कत आ सकती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें आपको कोलोकेशन बतानी, देख रहे हो कोलोकेशन के क्वेश्चन भाई एसएससी जीडी में पूछे। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे हैं व्हेन शी रिसीव्ड द न्यूज़ अबाउट द डेथ ऑफ हर अंकल शी डैश इनटू टीयर्स। तो देखो एक ईडीएम भी बनती है, वर्स्ट इनटू टीयर्स, इसका मतलब होता है एकदम बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से फूट फूट कर रोना जिसे हम कहते हैं, उसको बोला जाता है बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना, तो राइट कोलोकेशन क्या होगी, वर्स शो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें ना एडवर्ब यूसेज यानी एडवर्ब का ही एरर है, तो बताएंगे कहाँ पे एरर है जल्दी से। क्वेश्चन पढ़िए पहले तो, कह रहा है मिस्टर डैनियल द पुलिस ऑफिसर कमेंटेड द फायर क्लम्सली स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली जब वो बोल रहा है कि एडवर्ब का एरर है तो आंसर लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में आप ये ढूंढो कि एडवर्ब है कहाँ कहाँ। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में केवल एक ही एडवर्ब है, क्लम्सली। अब एग्जामिनर ने पहले ही बोल दिया कि भैया क्वेश्चन में एडवर्ब का एरर है, ढूंढ के बता दो, तो आपको आंख बंद करनी है और पहले वाले ऑप्शन को आंसर मार देना है, क्योंकि इसी में वो एडवर्ब दे रखी है, और आगे बढ़ जाना है। अब आप कहेंगे भैया जी हमें इसका इम्प्रूवमेंट नहीं सोचना वहाँ पे, भाई पेपर देने जब बैठे हो ना तब किसी भी क्वेश्चन का इम्प्रूवमेंट सोचने की कोशिश मत करना, अगर वो एरर का क्वेश्चन है। अपने दिमाग से ये सोचने की कोशिश मत करना कि अरे ये ना इसकी जगह पे ये हो जाएगा, भाई घोड़े ज्ञान के वहाँ नहीं दौड़ाने बेवजह, वहाँ सिर्फ आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन ठीक लगना चाहिए मेरा। समझ गया मेरी बात को। तो अब इस क्वेश्चन का मैं बताता हूँ कि क्यों एग्जामिनर ने ऐसा किया। देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे स्प्रेड वर्ब के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे फैली, तो एडवर्ब एक तरीके से यहाँ पे हाउ के मीनिंग में है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे दिया गया है।
और एडवर्ब ऑफ मैनर की खास बात होती है कि वो हमेशा मेन वर्ब के बाद रखे जाते हैं। जनरली सेंस में ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही रखेगा एग्जामिनर के मन में रहता है तो वो पहले भी रख देता है, लेकिन जर्नली जो राइट माना जाता है वो ये माना जाता है कि जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं उनको रखा जाता है बिल्कुल मेन वर्ब के बाद में। अब मेन वर्ब के बाद में आपको जहां सूटेबल लगे आप वहां रख सकते हो, जैसे स्प्रेड क्लम्सली थ्रू आउट द बिल्डिंग, इसका आंसर होना चाहिए था, यानी क्लम्सली यहां से हटा के हमको कहां लगाना था, यहां लगाना था, इस थ्रू से पहले लगाना था। तो ये गलती यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस से रिलेटेड है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, और हाँ एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने ये बात पहले भी बताई हुई है अभी भी बता रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस का एरर तभी कंसीडर करना जब आपके क्वेश्चन में और कोई गलती ना दे रखी हो। समझ में आ गई बात? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे हर बिहेवियर इन द इंटरव्यू रिवील्ड हर क्लियर स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। अब आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के अंदर एक तरीके से मुझे देखते ही पता चल गया कि इसके अंदर पॉजिटिव बात चल रही है। अब अगर पॉजिटिव बात इसके अंदर चल रही है तो जाहिर सी बात है ब्लैंक में जो वर्ड आएगा वो भी अपने आप में पॉजिटिव ही आएगा। अब आप कहेंगे भैया जी आप कैसे कह सकते हो पॉजिटिव आएगा? मेरे दोस्त, क्वेश्चन के अंदर एक ही क्लाउज है और वो भी पॉजिटिव मीनिंग कर रही है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अब आप कहेंगे कई बार तो भैया ऐसा होता है कि निगेटिव मीनिंग निगेटिव वर्ड यूज़ करना पड़ता है हमको, तब भी तो क्लाउज में कुछ वर्ड हिस्सा पॉजिटिव मीनिंग दे रहा होता है। तो मेरे भाई वो डिपेंड करता है कि वहाँ जो कंजंक्शन यूज़ किया गया है क्या वो ऐसा तो कंजंक्शन नहीं है जो एक तरीके से कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा हो, जिन्हें हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल जब यहाँ पॉजिटिव वर्ड आएगा तो आप जरा देख के बताओ। ऑब्सक्योर की अगर हम बात करें तो, और ऑब्सक्योर और सबटल, ये दोनों वर्ड जो होते हैं ना ये अनक्लियर का मीनिंग देते हैं। किसका मीनिंग देते हैं प्यारे साथी? अनक्लियर। और अनक्लियर कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो बस इसी वजह से ये दोनों आंसर नहीं बनेंगे। और बाकी अगर मैं बात करूँ ये श्राउडेड जो होता है ये भी वर्ड कुछ ऐसा ही अनक्लियर टाइप का ही मीनिंग करता है, तो इस वजह से आंसर तो ये भी नहीं होगा। हाँ इसका एक्चुअल मीनिंग आप देख लेना, वो मैं अभी थोड़ा कंसिडर नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल आंसर आपका बनेगा कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है समथिंग इज वेरी क्लियर, यानी अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है तो उसी को बोला जाता है समथिंग इज वेरी क्लियर। ठीक है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, स्पष्ट है एकदम, तो उसको कॉन्स्पिक्यूअस बोला जाता है। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट भाई, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे आपको एक एडवर्ब दे रखी है और एडवर्ब की जगह पे आपसे बोल रहा है कि भाई आपको एप्रोप्रिएट फ्रेज यूज़ करनी है। हालांकि एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि आपको इसको रिप्लेस करना है भाई, क्योंकि कंप्लीटली भी अपनी जगह पे ठीक है, आपको उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे शहीद भगत सिंह वॉज आ पैट्रोइट। पैट्रोइट का मतलब समझते हो? देशभक्त। ट्रेटर देशद्रोही, तो दोनों वर्ड में जमीन आसमान का अंतर है, एक दूसरे के एंटोनियम। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी जो होता है थ्रू एंड थ्रू बोलते हैं, अगर कोई चीज़ कंप्लीट होती है अपने आप में तो उसके लिए जो ईडियम आती है वो थ्रू एंड थ्रू आती है। अच्छा, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, यानी कभी कभार होने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं मेरे प्यारे साथी कभी कभार। अच्छा, बाय एंड बाय ईडियम का मतलब होता है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो होगी ही होगी, मतलब कभी भी हो सकती है, कोई उसका टाइम फिक्स नहीं है, इवेंचुअली है मतलब अक्सर होती रहती है वो चीज़, तो उसको बाय एंड बाय बोला जाता है। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी होने वाली चीज़ जिसे ओकेजनली बोलते हैं। और थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है कंप्लीट, होल। ठीक है, वो चीज़ है। तो तीनों ईडियम का मैंने यहाँ पे मीनिंग आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एंटोनियम बताना है मियगर वर्ड का। मियगर वर्ड का एंटोनियम बताना है। देखो मियगर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो कम है, कम को हम बोलते हैं मियगर। अब उसका एंटोनियम पूछ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तो एम्पल बोलते हैं, कॉपियस बोलते हैं, प्लेथोरा बोलते हैं, एडिक्वेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एडिकेट। एडिकेट आपका इसका एकदम राइट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, अब बाकी अगर हम देखें यहाँ पे तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। आप देखोगे तो ये तीन वर्ड जो इसमें बचे हुए हैं, तीनों वर्ड में अनप्रीफिक्स लगा हुआ है। तीनों ही वर्ड में क्या लगा हुआ है? अनप्रीफिक्स। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूँ,
आप मुझे बताओ, क्या आपको ये लग रहा है ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं वो निगेटिव कॉनोटेशन के? क्योंकि हमने आपको क्या बता रखा है, इन हो गया, इम हो गया, अन हो गया, डिस हो गया, ये कभी भी आपके प्रीफिक्स यूज़ होते हैं किसी भी वर्ड के अंदर तो वो कैसा मीनिंग करने लगता है, निगेटिव मीनिंग करने लगता है। लेकिन आज आपको इस चीज़ को दूसरे तरीके से याद रखना है। आपको याद रखना है कि जब भी आप इनमें से किसी भी प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे तो ये वर्ड निगेटिव मीनिंग भी कर सकता है, पॉजिटिव भी कर सकता है। और इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा ये है, आप ये याद रखिए कि जो उसका एक्चुअल वर्ड होता है उसका जस्ट अपोजिट मीनिंग रखेगा, यानी एंटोनियम बना के दे देगा। बस आप इस तरीके से इसको दिमाग में रख लीजिए। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो निगेटिव मीनिंग वाली हम बात करते हैं वो इन दो पे तो लागू हो जाएगी लेकिन इस वाले पे नहीं होगी। क्योंकि बाइज्ड मतलब वर्ड का मतलब होता है, बाइज्ड का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो पक्षपात करता हो। तो पक्षपात करना तो निगेटिव वर्ड, निगेटिव कॉनोटेशन हो गई। भाई पक्षपात कर रहे हो तो वो निगेटिव हो गया। और अनबाइज्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, एकदम बिल्कुल सीधी, अगर तुम्हारी बात होगी तो तुम्हारी कहेगा, उसकी होगी तो उसकी कहेगा। तो अनबाइज्ड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो निष्पक्ष है। तो मेरे प्यारे साथी ये पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। तो आज के बाद आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम ये प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो जो वर्ड होता है वो हमें एक्चुअल वर्ड का एंटोनियम प्राप्त होता है। हाँ, कॉनोटेशन वाली बात कई सारे वर्ड्स पे लागू होगी और कई सारे वर्ड्स पे नहीं भी होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट और ये है लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है सिनोनियम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। रेजिलिएंट वर्ड का आपको सिनोनियम बताना है। देखो, रेजिलिएंट वर्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। रेजिलिएंट वर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल डेटरमिन्ड टाइप का व्यक्ति, ठीक है, जो दृढ़ रहता है उसको बोलते हैं। तो सिनोनियम इसका भाई सीधे सीधे दिख गया, मैंने लिख भी दिया, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। बाकी एंटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ प्रीसियस एंड ओल्ड, यानी अगर कोई चीज़ बहुत ही पुरानी है, ओल्ड है, तो उसको हम बोलते हैं एंटिक। कॉर्स का मतलब होता है कुछ रफ टाइप का, यानी खुरदरा टाइप का जैसे होता है ना, उसको बोलते हैं। और कंटेंट, अब देखो इस वर्ड के ना दो मीनिंग होते हैं। कंटेंट वर्ड बेसिकली दो तरीके से होता है, एक तो होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करने के सेंस में, संचय करने के सेंस में। और एक अगर हम बात करें तो कंटेंट वर्ड का मतलब सामग्री के सेंस में भी होता है, ठीक है ना, मटेरियल जिसे आप बोलते हो। और कंटेंट एक संतुष्टि के सेंस में भी आता है, यानी सेटिस्फाइड के सेंस में भी आता है। इसका रीज़न ये है, ये वर्ड तीन मीनिंग में इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि भाई तीनों मीनिंग पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं तीनों ही बता दे रहा हूँ। कंटेंट को सामग्री के सेंस में भी यूज़ करते हैं, कंटेंट वर्ड को संतुष्टि यानी कि सेटिस्फाइंग के सेंस में भी यूज़ करते हैं। और कंटेंट जो आपका वर्ड होता है इसको एक मीनिंग और है जिसके सेंस में इसको यूज़ किया जाता है, वो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये तीनों वर्ड ध्यान रखेंगे। फिलहाल आज का सेट हमारा कंप्लीट होता है, 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट आपको करा दिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी और उसमें हम बढ़िया तरीके से और एक सेट कर रहे होंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।